सो वेलकम बैक स्टूडेंट, नाउ दिस इज योर विजय है और आप सभी का दोबारा से स्वागत है ई पाठशाला के चैनल में। मेरा नाम विजय है और आप सभी को ये अच्छी तरीके से पता है कि हम क्लास 12th के जो चैप्टर्स थे पॉलिटिकल के हम वो कर रहे थे। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि अकॉर्डिंग टू रिवाइज करिकुलम जो 2022 में जाके एग्ज़ाम होंगे बच्चों के लिए, तो उनमें कुछ नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं। तो जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं हम उन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे अलग से वीडियो बना के, ठीक है। तो मतलब जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जैसे बताया जा रहा है उन्हें तो हम चैप्टर टू चैप्टर पार्ट टू पार्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें नई सिलेबस में ऐड हुई है उनकी हम एक अलग से लेक्चर ले रहे हैं ताकि आपको उनकी डीपली नॉलेज हो जाए, ठीक है। तो अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने चैप्टर 4 के अंदर ये जानने की कोशिश करी थी कि किस तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर जो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर बन रहे थे, मतलब यूएसए को एक तरीके का मैं कह सकता हूँ ऑप्शन मानते हुए, मतलब दुनिया के अंदर सबसे मोस्ट पावरफुल कंट्री अगर यूएसए है तो उनके अपोजिशन में क्या ऐसे कोई ऑल्टरनेट सेंटर्स हैं जो पावर के हैं, मतलब क्या जो हैं वो चैलेंज कर सकते हैं अमेरिका को या नहीं, हम वो देख रहे थे इस चैप्टर के अंदर। तो हमने ये देखा था न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में कि ब्रिक्स के बारे में बुक में नहीं दिया हुआ, और ब्रिक्स जो है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस में ऐड हुआ है। तो हम इसमें ये बात करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि व्हाट इज़ ब्रिक्स, व्हाट इज़ ब्रिक्स, ब्रिक्स क्या है, अचीवमेंट क्या है, ब्रिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई, ब्रिक्स ने ये बनाया क्यों, और ब्रिक्स के फीचर्स क्या हैं। अगर ब्रिक्स के फीचर्स है तो इंडिया के अंदर एक इसका क्या पार्टिसिपेंट है, क्या चीज़ है, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अगर आप वीडियो पे देख रहे हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ऑफकोर्स जुड़ जाइएगा हमसे, हमें ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप नए हैं। और अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप सभी को पता है कि हम बच्चों के लिए कितना काम करते हैं। अदरवाइज़ आप यूट्यूब चैनल के अलावा हमारे साथ फेसबुक पेज है आपका, यहाँ पे टेलीग्राम है, उसके बाद आपका ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यहाँ पे भी हम आपको छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते रहते हैं, तो वहाँ पे भी आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं हमसे। सो लेट मी स्टार्ट बाय ब्रिक। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो इसका आप नाम से भी देख सकते हैं कि नाम से भी इसको हमें समझ में आ जाता है कितनी कंट्रियां इसके साथ है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। यू नोटिस दैट क्योंकि ये ऑल्टरनेट सेंटर्स ऑफ पावर हैं तो इसके अंदर आप नोटिस करेंगे अमेरिका इसके अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिका को खुद ही चैलेंज करने के लिए तो ये बनाया गया है पावर ब्लॉक, तो इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे अमेरिका नहीं होगा। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप नोटिस करें तो ब्रिक्स में आप देखेंगे कि सारे कॉन्टिनेंट से, अफ्रीका से, दक्षिणी अमेरिका से, एशिया से और साउथ ईस्ट एशिया से भी कंट्रियां जो है इनके साथ जुड़ी हुई है। और यहाँ पे शुरुआती समय में इसका नाम ब्रिक था। क्या था? BRICK, बस ब्रिक। दैट मीन्स यहाँ पे 2006 के अंदर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 4 ही कंट्रियाँ थी, यानी कि एस वाला ब्लॉक जो था, एस वाली चीज़ वो हमारे इसमें नहीं थी। लेकिन 2009 के अंदर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे एक और कंट्री ऐड हो जाती है जिसे हम ब्रिक्स बोलते हैं। तो पहले ब्रिक था, अभी ब्रिक्स हो गया। इतना समझ में आया कि यानी कि 5वीं जो कंट्री बनी वो बनी साउथ अफ्रीका, जो 2009 में ज्वाइन हुई। और 2009 में ज्वाइन होने के बाद इसका कम्प्लीटली नाम जो है वो चेंज कर दिया गया। तो एट प्रेजेंट टाइम कितनी कंट्रियां हैं इसके अंदर, तो आप ये देखेंगे कि एट प्रेजेंट टाइम इसके अंदर कंट्रियां जो है वो आपको 5 ही देखने को मिलेंगी, और इससे ज़्यादा कंट्रियां नहीं है। इनकी लैंग्वेज देख सकते हो आप, पोर्तुगीज़, रशियन, हिंदी, चाइनीज़ एंड इंग्लिश। और एट प्रेजेंट टाइम पे आप देख सकते हो जो स्टेट्स के हेड हैं वो ये सारे हैं, ठीक है। तो लेट मी स्टार्ट बाय दिस। अगर आपको याद हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग नेशंस के 5 जो मेंबर हैं वो इसके अंदर हैं। और ब्रिक्स में आप देखेंगे, जैसा मैंने बताया शुरुआती समय में इसका नाम ब्रिक था क्योंकि 2006 के अंदर ये बना था। अच्छा, इसकी शुरुआत जो हुई थी ना, इसको जो सबसे पहले क्या कहते बनाया गया था वो रशिया ने बनाया है, ठीक है ना। इतना आपको याद रखना है, रशिया ने इसकी शुरुआत करी थी ब्रिक की। क्योंकि आपको पता होगा हमने पहले
पहले भी बताया था कि जो रशिया जब आज़ाद हुआ 1991 के बाद, तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमें यूनिपोलर कंट्री बननी है, मतलब हमें मल्टीपोलर, मतलब हमें कलेक्टिव डिफेंस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन जाएगा और पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे रशिया ने मल्टीपोलर स्कीम निकालते हुए कलेक्टिव डिफेंस के लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने ब्रिक्स बना दिया। तो ब्रिक्स इसीलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। और ऑफकोर्स अगर हम ये पढ़ रहे हैं तो भाई इंडिया इसका पार्ट है, दैट इज़ वाई हम पढ़ रहे नहीं, हम पागल तो है ना, हमें पागल कुत्ते ने तो काटा नहीं है कि हम खामी का इन टॉपिक्स को पढ़ने लग जाएंगे और एग्जामिनर सीबीएसई बोर्ड जो है आपके एग्जाम में दे देगा, कुछ ना कुछ लिंक होगा उसका इंडिया से। दैट इज़ वाई यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब 2009 के अंदर पहली बैठक हुई थी, तो ऑफकोर्स पहली बैठक रशिया के अंदर ही होगी, ठीक है। पहली बैठक रशिया के अंदर क्यों होगी, क्योंकि रशिया में ही तो इसको क्या कहते हैं इस्टेब्लिश करा गया सबसे पहले। फिर बाद में अलग अलग समय में इन 5 कंट्रियों के बीच में अलग अलग समय में बैठक होती रहती है, इतना आपको समझ लेना है। अब ब्रिक्स बनाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है भाई, ठीक है, इस पर फोकस कर लीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव है, क्या है ये ऑब्जेक्टिव है, ओके तो ठीक है, मतलब मेन अब हमें जानना है कि इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव आप फोकस कर पाएंगे। इसके मेन ऑब्जेक्टिव है कोऑपरेट करना आपस में और डिस्ट्रीब्यूटेड म्यूचुअल बेनिफिट्स निकालना। मतलब इसका मतलब ये है आर्थिक सहयोग और वितरित न्याय एक तरीके का। कहने का मतलब अगर ये 5 कंट्री आपस में एक दूसरे से बिजनेस कर रही हैं तो आप नोटिस करेंगे रशिया, चाइना और अगर साउथ अफ्रीका आपस में बिजनेस कर रहे तो म्यूचुअल बेनिफिट्स होने चाहिए, किसी एक कंट्री का फायदा नहीं होना चाहिए। इस पर फोकस करने की बात करी गई है। दूसरा, नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसीज रखी गई। नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी कहने का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी कंट्री अपने अंदर, अपने देश के अंदर कोई भी क्या कहते हैं लॉ लेके आती है या कोई भी कंट्री अपने देश के अंदर कोई भी स्टेप ले रही है तो उसको दूसरी किसी कंट्री से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये होता है ऑब्जेक्टिव बनाने का। दूसरा, म्यूचुअल इक्वालिटी रहनी चाहिए, आपस में स्थायी समानता रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी कंट्री कुछ भी कर रही है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव है। मैंने आगे वीडियो के अंदर और ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए, तो आप ये देखिएगा, आपको बहुत डीपली सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे 5 कंट्रियाँ हैं और अगर 5 कंट्रियाँ इंडिया, चाइना, उसके बाद साउथ अफ्रीका, रशिया और यहाँ पे आप देखेंगे दूसरी जो कंट्री है क्या कहते हैं आपका ब्राज़ील, अगर ये कंट्रियाँ बन रही है ना तो आप नोटिस करेंगे इनकी खासियत देखिए। ये 5 कंट्रियाँ मिलके सबसे पहले तो जनसंख्या का 42% शेयर करती है। मतलब 42% पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 42% पॉपुलेशन तो इन्हीं देशों के अंदर है। दूसरा, 23% ऑफ जीडीपी, 23% जीडीपी इन तीनों 5 कंट्री के आपस में मिला के हो जाती, तो सोचिए कितना बड़ा है। दूसरा, पूरी धरती का जो लैंड मास है उसका 30% तो इन लोगों ने ही शेयर किया हुआ है। इन 5 कंट्रियों ने ही 30% ज़मीनें शेयर कर रखी है। मतलब जितना भी इनका लैंड का एरिया है वो एरिया पूरी तरीके से इन 5 कंट्रियों के अंडर में ही आता है। चाइना इतना बड़ा, रशिया इतना बड़ा, भारत इतना बड़ा, ब्राज़ील इतना बड़ा, साउथ अफ्रीका इतना बड़ा, तो सारी अगर जनता को देखें तो 42% है और एरिया को देखें तो वो हमारा कितना आ जाता है, वो एरिया हमारा आ जाता है आपका कितना 30%। और दूसरा, ये 5 कंट्रियाँ मिलके आपस में 18% ग्लोबली ट्रेड भी करती है। 18% ग्लोबली ट्रेड करने का मतलब समझते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे ये जो 5 कंट्रियाँ हैं इनका सुनहरा इतिहास इन फ्यूचर में हो सकता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी मीटिंग्स हुई हैं। अभी तक की टोटल 12 मीटिंग्स हुई हैं, ठीक है। 13वीं मीटिंग अगर होती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन कोरोना काल में आप देखेंगे जुलाई 2020 के अंदर व्लादिमीर पुतिन ने रशिया के अंदर मीटिंग करनी थी, लेकिन क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से इस मीटिंग को डिले करा गया और 2020 में क्या कहते हैं लास्ट नवंबर में जाके वर्चुअली मीटिंग हुई। वर्चुअली मतलब वेब कैम के थ्रू जो मीटिंग्स होती है वो मीटिंग्स वहाँ देखने को हमें मिली। तो मतलब कि 12 मीटिंग जो है वो पूरी अच्छी तरीके से हो चुकी है। हमारे इंडिया के अंदर कब हुई है, हमारे इंडिया के अंदर 2012 में हुई है जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। उसके बाद 2016 में हुई है जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट की फीचर है, आप इन पे फोकस ज़रूर करिएगा। और जब भी कोई भी कंट्री के अंदर अगर यहाँ पे ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है तो आप नोटिस करेंगे कि ये कहीं ना कहीं पेपर में पूछ लिया जाता है। और ये आपके वैसे भी जब आप इन फ्यूचर किसी एग्ज़ाम की तैयारियाँ कर रहे हैं तो वहाँ
के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको जानने के लिए। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे बहुत है। उसके बाद अगर अचीवमेंट्स की बात करें तो इंडिया के साथ ये जो 5 कंट्रियाँ बनी हुई हैं, टोटल 5 कंट्रियाँ, ये एक तरीके का इंटरनेशनल फारम है। ये एक ऐसा इंटरनेशनल फारम है जहाँ पे ये 5 कंट्रियाँ मिलके फ्रीडम तरीके से अपने विचारों को, अपनी क्या कहते हैं थॉट प्रोसेस को, अपनी टेक्नोलॉजी को, किसी भी चीज़ को शेयर कर सकती है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बना है जिन्होंने ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड करा है। हालांकि इनको अभी तक कोई नोबेल प्राइज़, पीस नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है जैसे यूरोपियन यूनियन को मिला था। इन फ्यूचर मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, अगर कोई इनकी मीटिंग्स होती है तो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंटरनेशनल मुद्दा है, क्योंकि इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप ये देखोगे, आप ये देखने की कोशिश करोगे कि ब्रिक्स come out of these US hegemony which was considerable as a majority thrive। कहने का मतलब यह है कि यानी कि जो ब्रिक्स बन रहा है ना, वो पूरी तरीके से US हेजमनी से बाहर आ गया है। मतलब जो ब्रिक्स कंट्री है ये पूरी तरीके से अपने आप को इतना मजबूत कर रही है कि वो US हेजमनी को फेल कर सकती है। तो US हेजमनी को फेल कर सकती है, तो आप देख सकते हैं ब्रिक्स के लिए ये बहुत ही बड़ी मात्रा में बहुत ही बड़ी जीत है, क्योंकि ये जीत जो है ब्रिक्स दे रहा है। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट कंट्री ये हो सकती है, कि 5 कंट्री ने मिलकर अकेले क्या कहते हैं US की नाक में दम किया हुआ है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इनकी अचीवमेंट है। बिल्कुल ऑफकोर्स इनकी अचीवमेंट ये है। दूसरा फिर आप एक और चीज़ क्या देखेंगे, इन्होंने 5 पिलर पे फोकस करा। ये वही ऑब्जेक्टिव है जो मैंने आपको बताया है। नंबर 1 कॉपरेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, सहयोग और आर्थिक ग्रोथ होना चाहिए। पीस एंड सिक्योरिटी रहनी चाहिए, मतलब कि शांति सुरक्षा आपस में एक दूसरी कंट्रियों के बीच में होना चाहिए। दूसरा पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक गवर्नेंस ठीक होना चाहिए सभी कंट्रियों के बीच में। शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड इनोवेशन, ये तो होगा ही होगा। और स्ट्रेंथनिंग द रिलेशन, मतलब आपस में एक दूसरे की कंट्री के बीच में परस्पर संबंध जो होते हैं उसको मजबूत बनाना। सो ये आप समझ पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी अचीवमेंट्स हैं, और यहाँ पे ये 5 पिलर्स पे ही काम कर रहा है पूरा का पूरा ब्रिक्स। और यहाँ पे फिर आप नोटिस करेंगे ब्रिक्स यही नहीं रुका। जैसे IMF होता है ना, इंटरनेशनल लेवल पे मॉनिटरिंग फंड करता है, वो बताता है किस कंट्री के पास कितना पैसा है, किसी को अनुदान भी देता है, पैसा भी दे देता है। ऐसे ही सेम इन 5 कंट्रियों ने मिलके अपने खुद का ब्रिक्स बैंक बनाया। और ब्रिक्स बैंक बनाने के लिए इसे न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से और ब्रिक्स बैंक के नाम से, दोनों के नाम से जाना जाता है। जो आप देखेंगे कि इस बैंक की स्थापना के बाद ये IMF के अलावा एक ऐसा विकल्प हो सकता है जो इन 5 कंट्रियों के बीच में हमें देखने को मिलता है। इसे बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट ऑफ बैंक। ये कहीं ना कहीं IMF को यहाँ पे चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि ब्रिक्स ने अपने खुद का ही बैंक बना मारा, जो आपस में देखने की कोशिश करता है कि किस कंट्री के बीच में कितना बिजनेस हो रहा है, किस कंट्री में कितना फ़ायदा हुआ, कितना लॉस हुआ, ये बताने की कोशिश करता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अब यहाँ पे लिमिटेशंस देखें। जैसे कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं कि अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, तो सेम ऐसा ही इनके साथ भी है कि आप नोटिस करें यहाँ पे अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों हैं। नंबर 1 अगर इसकी बुराई की बात करें तो मेंबर ऑफ द कंट्री इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉमन पॉलिसी एंड पॉलिटिकल एक्शन। मतलब यहाँ पे ना 5 कंट्रियों के बीच में कॉमन पॉलिसी और कॉमन क्या कहते हैं एक्शन प्लान नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, मान लीजिए कश्मीर का इशू था। कश्मीर के इशू पे चाइना कभी भी हमारे साथ आएगा नहीं, बिकॉज चाइना का आपको पता है कितना बड़ा प्रॉब्लम रहता है हमारे साथ। यहाँ पे फ्रांस हमारे साथ और रशिया हमारे साथ आ गया, पर चाइना नहीं आया। तो कॉमन पॉलिसी और ये जो चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें कॉमन नहीं रहती कभी कभार। दूसरा ये भी देखा गया है कि चाइना है ना, उसका जो शेयर वो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर हमें ब्रिक्स की इकोनॉमिक में देखने को मिलता है। सो दैट इज़ आप नोटिस करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेड है, ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है कि अगर चाइना एक ब्रिक्स की इकोनॉमी को मतलब बूस्ट करने के लिए अगर चाइना सबसे ज़्यादा पैसा देगा, तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे चाइना जो है अपना डोमिनेंस दिखा सकता है। तो ये एक लॉस वाली चीज़ है। दूसरी एक लॉस वाली चीज़ क्या है, आप देखेंगे इनकी कंडीशन जो है उसमें इनरेगुलरिटी दिखाई देती है इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर। कैसे दिखाई देती है? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, हर कंट्री का पर कैप्चा इनकम एक समान नहीं है, फॉरेन रिजर्व एक समान नहीं है, तो लोग अपने ही हिसाब से तो पैसे शेयर करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कोई ज़्यादा करेगा कुछ कम करेगा, वो तो होता ही है। लेकिन क्योंकि कंट्रियों के अंदर जो ब्रिक्स कंट्री बनी है उसमें आप रशिया देखिए कितना ज़्यादा आगे, चाइना देखिए कितना ज़्यादा आगे, और भारत उसके कंपैरिजन में इतना नहीं है। लेकिन
यहाँ पे भी हमने देखा है कि ये लिमिटेशंस में आ सकता है। तो आप इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो जो चीज़ें मैं हिंदी में बोल रहा हूँ वो लिख लीजिए, जो मेरे मुंह से शब्द निकल रहे हैं उन्हें कैच करिए और लिखिए। बाकी जो बच्चे इंग्लिश में हैं वो इंग्लिश में तो लिख ही सकते हैं, और बाकी मोस्टली स्लाइड मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाई है, बस इन पॉइंट को थोड़ा सा मैंने यहाँ लिख दिया है। और दूसरा फिर यहाँ पे वही वाली बात कि इनका पॉलिटिकल एक्शन सेम नहीं होता है, तो इसलिए टेररिज्म पे और क्लाइमेट चेंज पे और ग्लोबल इश्यूज़ पे इन सभी कंट्रियों का कभी कभार एक जैसा मत नहीं होता है, कभी कभार एक जैसा मैं कह सकता हूँ राय नहीं रखते हैं। तो ये लिमिटेशंस है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। इंडिया का अगर इसमें रोल देखा जाए, इंडिया का अगर रोल देखा जाए तो इंडिया को इसमें फ़ायदा हुआ है ज्वाइन होने का, क्योंकि इंडिया जो है लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक ऑफ द कंट्री है। इंडिया जो है वो तो आपको पता ही है, और इसकी वजह से वो इतनी तेज़ी से ग्रो हो रहा है कि वो दुनिया के 5वें स्थान पर जीडीपी शेयर करने वाला सबसे बड़ा देश बन चुका है, रशिया से भी आगे। तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि किस हिसाब से करा है इन्होंने, कोई मैजिक किया है, क्या किया है नहीं पता, लेकिन किया है। दूसरा, इंडिया ने सबमिट करे थे जो, उसमें जब उन्होंने होस्ट करा था 2012 में और 2016 में, वो बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से हुआ था। इंडिया का रोल इसमें ये देखा गया, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, फिर इंडिया जो है ना, उनकी स्टेबल फाइनेंशियल मार्केट जो है वो देखी गई थी 2008 के टाइम पीरियड में, जबकि दूसरी कंट्रियां जो थी वो बहुत तेज़ी से उनकी इकोनॉमिक जो है वो लड़खड़ा रही थी। तो कहने का मतलब 2016 के बाद देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल बाहुबली वाला रोल जो है वो निभाने की कोशिश करी है। दूसरा, इंडिया ने 2016 के बाद बहुत ही ऐसे सक्सेसफुल स्पेस प्रोग्राम करे, मिशन मंगलयान या मिशन मार्स जो है वो करा, कमर्शियल सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करी बहुत बड़ी मात्रा में। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं इट इज़ ग्रोइंग हाई, वो बहुत ही क्या कहते हैं तेज़ी से आगे बढ़ रहा है ब्रिक्स में इन्वॉल्व होने की वजह से। एंड दिस इज़ द की रोल, दिस इज़ द की रोल ऑफ इंडिया इन द ब्रिक्स। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। 12th स्टैंडर्ड से रिलेटेड और थोड़ा बहुत मैंने इसको यूपीएससी से कंपेयर करने की कोशिश करी है, ज़्यादा तो नहीं है पर इतना है कि आपका बेस पूरी तरीके से बना देगा। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब तक के लिए मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक ज़रूर करिएगा, जिस तीसरे को फ़ायदा हो रहा है तो उसको भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू। दिस इज इट इन दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन अनदर क्लास।